आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक राज में एक राजा राज करता था। उसका राज बहुत ही खुशहाल था। धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उसके राज में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगे। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह चिंता करते रहता कि राज का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई थी। हर समय उनके दिमाग में यही बात रहती कि राज में अगर पुनः अकाल पड़ गया तो फिर क्या होगा। इसकी अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उन्हें घेरने लगी। पड़ोसी राज का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उनकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वे अपनी इस हालत से बहुत परेशान थे, किंतु जब भी वो राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह रूखी सूखी रोटी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सो जाता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने को सुझाव मांगा। साधु महाराज राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक है। राजपाट वह कैसे संभालेगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु महाराज बोले। राजा तैयार हो गया और अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभाल दो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से भेंट करके पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद क्या क्या हालचाल है, बताओ। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अभी करता हूँ, फिर भी ये परिवर्तन कैसा, यह मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम का बोझ बना लिया था और उस बोझ को हमेशा ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते रहे, इसलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करे अपना कर्तव्य समझकर करे, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़े। उनकी चिकित्सा होती रही, लेकिन बीमारी ठीक होने में वक्त लगा। महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए थे। अधिक देर तक बैठने में उन्हें थकान हो जाती थी। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने के लिए महल में चले जाते। एक दिन घोनू झा से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में बातचीत किए कि महाराज अभी तक स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी से क्षीण हो गई है, सामायिक बुद्धि भी मलिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा वहमी भी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो
और किसी तरह वह मुश्किल से मुश्किल काम घोनू झा के मत्थे मड़वा दिया जाए, तो समझो कि घोनू झा की मिट्टी पलीदा हो जाएगी। इस तरह घोनू झा के विरुद्ध षड्यंत्र का विचारोपण होने लगा। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिए तो वे शीघ्र हट्ठे खट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को यह सुझाव दे तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो जाए तो उनसे कहा जाए कि शेर का दूध का इंतजाम इस दरबार में केवल घोनू झा ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दरबार में उन जैसा सूझबूझ वाला व्यक्ति है ही नहीं। दूसरे दिन जब महाराज दरबार में आए तब दरबारियों ने अपनी तिकड़मी योजना को अमल करना शुरू कर दिया। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे। एक दरबारी ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूं, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। आप दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, माफ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहूं, मगर साहस नहीं जुटा पा रहा था। इधर मैं आपको जब से देखता हूँ तो तरह तरह की आशंकाएं मेरे मन में आने लगती हैं। परम पिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाए। मगर महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ रहा है? हाँ। इसके बाद तीसरा दरबारी खड़ा हो गया और बोलने लगा, महाराज आप प्रजा पालक हैं, हमारे पालनहार हैं, मिथिला की आत्मा है आप। हाँ, यदि आपको कुछ हो जाए तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसने दरबारियों से ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छी सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता हो तो महाराज को तुरंत बता दे। संयोग की बात थी कि उस दिन घोनू झा तब तक दरबार में नहीं पहुंचे हुए थे, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल बिछाने में आसानी हो रही थी। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सबको चुप देखकर महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोग के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए, हम मानने के लिए तैयार हैं। तब दरबार का सबसे स्वस्थ करिंदा बोला, महाराज मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वैद्य जी की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिस कर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए महाराज। महाराज ने एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से, कौन लाएगा? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज यह काम तो कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। दूसरे ने कहा, दरबार में घोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति और हो ही नहीं सकता कोई। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वे घोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। घोनू झा जैसे ही दरबार में आए वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी, पंडित जी मेरे लिए प्रतिदिन एक गिलास शेर का दूध की व्यवस्था करें और हो सके तो थोड़े से बाघ के मांस की भी व्यवस्था कर दीजिए। घोनू झा अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा, अगर मगर कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ यह व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? घोनू झा चुपचाप खड़े रहे। करते भी तो क्या, दरबार से लौटकर घर आए तो अनमने से रहे। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उन्हें कहा कि वे चिंतित न हो, आज रात में ही वह खुद इस समस्या का निदान कर देगी। घोनू झा ने पूछा कि मगर कैसे पंडिताइन, बताओ। तो पंडिताइन ने कहा कि वे इसकी चिंता न करें कि कैसे, बस कल से वे प्रसन्नचित्त होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद घोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन एक थापी और गंदे कपड़े की एक पोटली लेकर
महाराज के सरोवर तक पहुंच गई। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर के पहाड़ पर बैठकर वह जोर जोर से कपड़ा थापी से धोने लगी। थापी की आवाज से महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने पंडिताइन को पकड़वाकर अपने पास बुलवा लिया। पंडिताइन को देखकर महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा धो रही हैं? पंडिताइन ने जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी ने एक बच्चा को जन्म दिया है। उनकी तीमारदारी के बाद गंदे कपड़े धोने इस समय यहाँ आ गई हूँ। महाराज अचरज में पड़ गए। अरे क्या बोल रही है आप? मर्द भी कहीं बच्चा देता है क्या? असंभव ये बात है। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता है? बताइए महाराज। पंडिताइन की बात सुनकर महाराज लज्जित हो उठे। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारियों की सामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर घोनू झा मन ही मन बहुत हंस रहे थे और महाराज घोनू झा के बहुत इनाम देकर उनका सम्मान बढ़ाया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की असरफी मिल गई। तोता असरफी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वह असरफी लाकर राजा को दे दिया। तोता को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो उसने दरबारियों को असरफी दिखा दिखा कर कहने लगा, ये देखो मेरे पास कितने सुंदर और कितनी कीमती असरफी है। यह आपको कहाँ से मिली महाराज? एक सभासद ने पूछा। यह मेरे पुरखों के समय के पास का है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो वो बहुत क्रोध में आ गया कि राजा ने अपने दरबारियों को क्यों नहीं बताया कि यह असरफी एक तोते ने दिया है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे यह असरफी दी है तो लोग मुझ पर हंसते। मैंने एक तोते से असरफी लिया है, लेकिन सच तो यही है। तोता बोला, इससे क्या होता है, जो मैं कहूंगा वही सच माना जाएगा। राजा इठलाता हुआ बोला, लेकिन मैं सबको सच सच बता कर रहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको यह असरफी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूँ तो इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको यह बात तो समझनी चाहिए। तोते ने राजा से कहा, ठीक है, तुमसे जो बने वह कर लो, तो तुम्हारा कहा कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। राजा हंसकर बोला। राजा के इस व्यवहार से तोता बहुत दुखित हुआ और अपने घोंसले में लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची चुंगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बात सुनो सब कोई, सब लोग बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक असरफी पाई जो उसे तोते ने दी है। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भाग कर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालो। नौकर राजा के आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वह सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा हुआ था और उस समय यहाँ से वहां फुदक रहा था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर को भेजा है, तो वह जोर जोर से गाना गाने लगा, बात सुनो भाई, बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर, उसने एक असरफी पाई जो उसने तोते से पाई है और राजा तोते को मारने के लिए नौकरों को भेजा है। राजा के नौकरों ने तोते का यह गाना सुना तो भाग कर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। इसे सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय कर लिया। वह ढाल तलवार लेकर निकल गया।
तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वह जोर जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगा। बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनो भाई, बात सुनो। राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक असरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। अब राजा तोते को मारने चला है। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया कि महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता है? उसे तो गुलेल से मार कर गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा उस पेड़ के नीचे। फिर राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोते तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकड़ डाल से टकराकर पलट कर राजा को आ लगा। कंकड़ लगते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दिया और सबको सिखा दिया कि किसी को भी अपने से छोटा मानकर उसके अधिकारों का हनन नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।